आज की वीडियो में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। हम जो फूड लेते हैं उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो उसका डाइजेशन कौन कौन सी प्रोसेस में होते हैं उसको देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इंक्लूड्स 5 एक्टिविटीज, ठीक है। फर्स्ट है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन का मतलब जब हम फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है। जब फूड को हम अपने माउथ में लेते हैं उसको बोलते हैं इंजेशन। फिर बात करते हैं डाइजेशन की। जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको सिंपलर और डिफ्यूजिबल फॉर्म में चेंज करना उसको बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन हमारे बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन तक इसकी प्रोसेस चलती है। उसके बाद बात करते हैं एब्जॉर्प्शंस की। एब्जॉर्प्शंस में जो हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड में पहुंचाना, ठीक है, और उसका सेल तक पहुंचना उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शंस। उसके बाद बात करते हैं एसिमिलेशंस की। जो फूड हमने सिंपल फॉर्म में तोड़ा था, ठीक है, एसिमिलेशंस में क्या होगा, जो फूड सिंपल फॉर्म में तोड़ा गया है, ब्रेक डाउन हुआ है, उसका सेल यूज़ कैसे करेंगे और उससे एनर्जी को कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे एसिमिलेशंस। इजेशंस में होगा जब हमने फूड को एब्जॉर्व किया, ठीक है, उसके बाद उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं इजेशंस, ठीक है। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल्स की बात करें तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल्स ऑर्गन और सेकंड है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। फर्स्ट इसका ऑर्गन है और सेकंड इसमें ग्लैंड्स है। अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अगर हम स्लाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो फर्स्ट है स्लाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेनक्रियाज, ठीक है। अगर डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिफ्यूजिबल फॉर्म ऑफ फूड इनटू द सिंपल एंड डिफ्यूजिबल फॉर्म बाय केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस इज इन एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। जो हम फूड लेते हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है डिफ्यूजिबल फॉर्म में, ठीक है, सिंपल फॉर्म में बाय केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है। जो हम फूड लेते हैं, जब हम फूड लेते हैं तो उसमें देखो न्यूट्रिएंट्स यही हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का होता है क्योंकि इससे सबसे कम एनर्जी मिलती है। उसके बाद डाइजेशन प्रोटीन का होगा। कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में इससे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। उसके बाद होता है फैट का डाइजेशन, ठीक है, सबसे लास्ट में फैट का डाइजेशन होगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो हम डाइजेशन ऑफ स्टार्च को देखते हैं। इन बक्कल कैविटी एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा हाइड्रोलिसिस ऑफ 30% स्टार्च इनटू माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज। इन अब देखो क्या होगा, जो बक्कल कैविटी है हमारी, वहाँ पे जो स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ये हमारे बक्कल कैविटी में स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। इनसे निकलने वाला जो सलाइवा होता है वो जो स्टार्च हम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है स्टार्च, उसका 30% डाइजेशन करता है और उसको चेंज करता है ये माल्टोज और आइसो माल्टोज में, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हमारे बक्कल कैविटी में इसका 30% डाइजेशन हुआ था। इन स्टमक लैक्स कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। जो हमारा स्टमक होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेस्टिव एंजाइम अब्सेंट होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं,
ठीक है। हैंस नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्टमक। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे स्टमक में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम अब्सेंट होते हैं, उस वजह से वहाँ पे इसका डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है। अब हमने यहाँ पे तो देखा कि 30% तक ही डाइजेशन हुआ होता है बकल कैविटी में। उसके बाद आती है स्टमक की बारी, तो स्टमक में इसका डाइजेशन नहीं होता है। तो जो आगे बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट्स है उसका डाइजेशन कहाँ पे होता है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है। पैनक्रियाटिक एमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च माल्टेज एंजाइम माल्टोज प्रेजेंट इन माल्टेज इंटेस्टाइनल जूसेस फर्दर हाइड्रोलिसिस माल्टोज टू ग्लूकोज डिफ्यूजिबल फॉर्म। ठीक है। जो इंटेस्टाइनल जूस होता है, ठीक है, वहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस भी आता है, तो वो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की जो फॉर्म स्टार्च से माल्टोज में चेंज हो गई थी उसको ये फिर से चेंज कर देता है ग्लूकोज में। ठीक है। और ये जो ग्लूकोज होता है ये हमारी बॉडी के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे हमने स्टार्च के डाइजेशन के बारे में देखा। फर्स्ट इसका डाइजेशन हुआ था आपके बकल कैविटी में, फिर इसका जो 30% डाइजेशन ही हुआ था, बाकी बचा हुआ डाइजेशन आपके इंटेस्टाइन में हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। वहाँ पे क्या हुआ, इंटेस्टाइनल जूसेस और पैनक्रियाटिक जूसेस आए। ठीक है। उन्होंने कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस किया और उसको ग्लूकोज में चेंज किया, जो कि डिफ्यूजिबल फॉर्म होती है। ठीक है। इस ग्लूकोज को हमारी बॉडी यूज करती है। ठीक है। अब देखेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट के बाद किसका डाइजेशन होगा, प्रोटीन का। तो प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में देखेंगे। स्टमक की बात करें तो स्टमक प्रोड्यूसेस HCl एसिड टू स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन द फूड यू ईट। ठीक है। स्टमक जो होता है वो HCl को प्रोड्यूस करता है ताकि जो फूड हमने इनटेक किया हुआ है उसका ब्रेकडाउन हो सके। ठीक है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जो HCl होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बट स्टमक हैज़ अ थिक म्यूकस लाइनिंग। ठीक है। जो हमारा स्टमक होता है इस तरह से, ठीक है, इसमें क्या होता है, HCl प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसमें होती है म्यूकस की लाइनिंग्स। ठीक है। म्यूकस की लाइनिंग्स होती है टू कीप इटसेल्फ फ्रॉम बीइंग डाइजेस्ट बाय द एसिड। ठीक है। ये जो म्यूकस होता है ये आपको एसिड से प्रोटेक्ट करता है। जो एसिड आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है ये उससे आपके स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस की लाइनिंग। अगर हम गैस्ट्रिक जूसेस की बात करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस मतलब जो आपके स्टमक में जूस प्रेजेंट होता है उसमें वाटर की परसेंट होती है 99%। अगर एंजाइम की बात करें तो 0.22%। पेप्सिन, लाइपेज एंड रेनिन की टोटल परसेंट होती है 0.20%। HCl होता है 0.27%। ठीक है। ये आपके गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें पेप्सिन की, जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, इट एक्ट्स ऑन प्रोटीन। जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन के ऊपर वर्क करता है एंड फॉर्म पेप्टोन। ठीक है। ये प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है। और रेनिन भी यहीं पे प्रेजेंट होता है। रेनिन हमारे स्टमक में ही प्रेजेंट होता है। रेनिन क्या करता है, इट इज प्रेजेंट इन काफ गैस्ट्रिक जूस एंड हाइड्रोलिसिस कैजिन टू पैराकैजिन लीडिंग टू मिल्क कोगुलेशंस। ठीक है। जो हमारे मिल्क में कैजिन्स होता है ये उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लाइपेज की। फैट टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरीन। ठीक है। ये फैट को फैटी एसिड में चेंज करता है। जो यहाँ पे स्टमक में लाइपेज प्रेजेंट होता है ये फैट को फैटी एसिड में चेंज करता है। ठीक है। अगर हम पेनक्रियाज की बात करें तो ये स्टमक के नीचे की साइड को प्रेजेंट होता है। ये हमारा
पेनक्रियाज होता है, ठीक है, ये स्टमक से नीचे प्रेजेंट होता है। ये एक ग्लैंड्स है। इट इज़ कॉल्ड बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दोनों ही है, ठीक है। इसमें डक्ट्स के थ्रू भी एंजाइम सिक्रेट होते हैं और हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ठीक है। हार्मोन सिक्रेट होते हैं और सिंपली ब्लड के थ्रू भी वो चले जाते हैं हार्मोन्स, ठीक है। तो इसमें आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, इसमें आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं, जिनमें आपकी बीटा सेल, अल्फा सेल और गामा सेल प्रेजेंट होते हैं। बीटा सेल जो होते हैं वो इंसुलिन की सिक्रेशंस करते हैं। अल्फा सेल ग्लूकागोन की सिक्रेशंस करते हैं और गामा सेल, अल्फा सेल सोमेटास्टेनिन की सिक्रेशंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जो आपके पास पैनक्रियाटिक डक्ट और हेपेटिक, ये वाली जो है ये मेन हेपेटिक डक्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे लीवर प्रेजेंट होता है और यहाँ पे ये जो डक्ट है ये बाइल डक्ट होती है। बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट पहले आपस में ज्वाइन होती है, उसके बाद वो ड्यूडेनम में एंटर करती है, ठीक है। ये ड्यूडेनम है आपका, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। जो हमारी बॉडी से इंसुलिन की सिक्रेशंस होती है, अगर वो कम मात्रा में निकले, अगर आपके बीटा सेल से इंसुलिन कम परसेंट में निकले तो उसको डायबिटीज़, तो हमारी बॉडी में डायबिटीज़ होती है, जिसको हम डायबिटीज़ डिजीज़ बोलते हैं। ये बीटा सेल में इंसुलिन की कमी की सिक्रेशन की वजह से होता है, ठीक है। जो आपका पैनक्रियाटिक जूस है उसका जो पीएच है वो 7.5 से लेकर 8.3 तक इसका पीएच रहता है। ये एक बेसिक होता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस में हम देखेंगे इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसमें माल्टेज एंड एमाइलेज जो एंजाइम्स होते हैं, माल्टेज एंड एमाइलेज, ठीक है। इसमें ये माल्टेज एंड एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ ये जो होता है पैनक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम होते हैं माल्टेज एंड एमाइलेज, जो आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। और ट्रिप्सिन की बात करें तो ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। अगर हम लाइपेज की बात करें तो ये फैट का डाइजेशन करता है। यहाँ पे हम देखेंगे जो पैनक्रियाटिक जूस है, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस में क्या होगा, सारे के सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो आपके फूड को पूरी तरह से डाइजेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखो तो एमाइलेज और माल्टेज कार्बोहाइड्रेट का कर रहे हैं, ये ट्रिप्सिन प्रोटीन का कर रहे हैं और लाइपेज फैट का कर रहे हैं। और ये जो पैनक्रियाटिक जूस है ये कहाँ पे एंटर कर रहा था, ये कर रहा था आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इन सभी एंजाइम के निकलने की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से डाइजेशन हो जाता है फूड का। यहाँ पे देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सभी का डाइजेशन हो रहा है। तो पूरी तरह से आपकी फूड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। अगर हम लीवर की बात करेंगे तो हमारी बॉडी में लीवर कुछ इस तरह से होता है। ये 2 लोब्स में डिफ्रेंशिएट किया हुआ होता है। ये लेफ्ट लोब है और ये राइट लोब है और ये लेफ्ट लोब होता है, ठीक है। ये वाली जो डक्ट होती है ये हेपेटिक डक्ट होती है। जो हमारे लीवर के डक्ट्स होती है उनको हम हेपेटिक डक्ट्स बोलते हैं और जो सेल होते हैं उनको हेपेटिक सेल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से बाइल जूस की सेक्रेशंस होती है। लीवर से आपके बाइल जूस की सेक्रेशंस होती है। ये जो लीवर से बाइल जूस आ रहा है ये यहाँ से आएगा, ठीक है। अगर ये ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है तो यहाँ पे गैल ब्लैडर होता है, इसको हम गैल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। ये गैल ब्लैडर होता है। यहाँ पे बाइल जूस का स्टोर होके रहता है, ठीक है। यहाँ पे वो बाइल जूस स्टोर होता है।
ठीक है। फिर क्या होगा, जहाँ से ये गैल ब्लैडर वाली डक्ट और हेपेटिक डक्ट आपस में जुड़ जाती है, उसके आगे क्या होता है, स्टोन आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी स्टोन, गैल ब्लैडर स्टोन होता है। ठीक है, जिसको हम पित्त की थैली में पत्थरी बोलते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे होती है आपकी। ठीक है, अगर हम लीवर की बात करें तो इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। ये देखो, ये क्या करता है, डिस्ट्रॉयज ओल्ड आरबीसी। लीवर का काम होता है जो आपकी बॉडी में आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, जो डेड आरबीसी होंगी ये उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसेस बाइल। ठीक है, लीवर आपका बाइल जूस की सेक्रेशन करता है। और ये क्या स्टोर करके रखता है, ये फैट, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, विटामिन, कॉपर, आयरन, इन सब को स्टोर करके रखता है। ठीक है, जब आपकी बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है, मान लो आपने बाहर से खाना नहीं लिया है, ठीक है, आपने एक आधा दिन से खाना नहीं खाया है, तो ये क्या करेगा, ये फिर उसका डाइजेशन करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे, इफ लिवर सेल डज नॉट टेक बिलिरुबिन फ्रॉम ब्लड, देन बिलिरुबिन स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, इट इज कॉल्ड जॉन्डिस। ठीक है, अगर हमारे जो लीवर के सेल है, ठीक है, वो ब्लड से बिलिरुबिन नहीं लेगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो बिलिरुबिन है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से, बिलिरुबिन की वजह से आपकी बॉडी में जॉन्डिस डिजीज हो जाएगी, जिसको पीलिया कहते हैं। ठीक है, अगर हम बाइल जूस के पीएच की बात करें तो ये 7.7 बेसिक होता है। देयर इज नो एंजाइम प्रेजेंट इन बाइल। ठीक है, जो हमारे पास बाइल जूस होता है इसमें किसी भी तरह के कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो आपका बाइल जूस है, ठीक है, काइम होता है जो आपका स्टमक है, ठीक है, उसमें जो फूड का डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, फूड का डाइजेशन यहाँ पे 4 आवर्स के लिए होता है, तो जो यहाँ पे चर्बी होगी इसमें थोड़ी बहुत, ठीक है, ये जो बाइल जूस होता है, जब ये काइम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे काइम होगा, ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, तो बाइल जूस क्या करेगा, इस काइम की जो चर्बी होगी, ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास फैट वगैरह ज़्यादा होगा, ये उसका इमल्शन करता है, ये उसका डाइजेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पे विलाई प्रेजेंट होते हैं जो इसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। ठीक है, और ये न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये जो विलाई होते हैं ये कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, यहाँ से होते हुए फूड आगे की तरफ को जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी जाएगा इधर उधर। ठीक है, फिर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो इन विलाई के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाएंगे। ठीक है, और इन विलाई के साथ ब्लड कैपिलरीज अटैच्ड हुई होती है। ठीक है, फिर जो ब्लड कैपिलरीज है, जो इन विलाई ने फूड को एब्जॉर्ब किया होता है, फूड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया होता है, ये विलाई उनको दे देती है, प्रोवाइड करवाती है ब्लड कैपिलरीज को फूड के न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फिर ब्लड कैपिलरीज आपके न्यूट्रिएंट्स को हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरह से डाइजेशन होता है फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि पैनक्रियाटिक से सभी तरह के एंजाइम्स आ रहे थे जो क्या कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन भी कर रहे थे, प्रोटीन का भी कर रहे थे और फैट का डाइजेशन भी कर रहे थे। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर का ही एब्जॉर्प्शंस होता है। ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शंस होता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो यहाँ से निकलते हुए
सीधे रेक्टम तक पहुंच जाएगा और रेक्टम से एनस के थ्रू बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, ये हमारे डाइजेशन के बारे में था।